वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों हम लोग कर रहे थे जो एंशिएंट हिस्ट्री, उसके 11 लेक्चर हुए हैं मौर्य पीरियड में। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ तक करा है नगर प्रशासन तक। अगर आपने नहीं देखे, पूरी प्लेलिस्ट एंशिएंट हिस्ट्री की बनी है, अच्छे से फॉलो करिए उसको। आज का लेक्चर न्याय प्रशासन से शुरू करेंगे मौर्य का, प्लीज़ उसको फॉलो करिए। संपूर्ण एंशिएंट हिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी। आप देख रहे हो एग्जाम का लेवल, हर एक एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट का भी आपने पेपर देखा, उन्होंने भी पैटर्न बदल दिया। 5 स्टेटमेंट वाले सवाल देने लगे और सब स्टेटमेंट, वन लाइनर तो बंद ही हो गया है। तो आपको हर चैप्टर को और सिलेबस को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। मौर्य काल में देखिए विभिन्न किसके मामलों के लिए, सबके लिए जैसे बताया अलग अलग न्याय व्यवस्था थी। चोरी के लिए अलग थी, बलात्कार कोई करता था अलग था, है ना, सबके लिए अलग व्यवस्था थी। ग्राम न्यायालय सबसे निम्न स्तर पर था। कौन सा था? ग्राम न्यायालय। इस न्यायालय में कौन होगा भाई? वही जो ग्राम प्रधान होता था और गांव के अन्य बुजुर्ग लोग द्वारा न्याय दिया जाता था। राजा का न्यायालय मौर्य काल का सर्वोच्च न्यायालय था। भाई सर्वोच्च तो राजा ही होगा ना, और सबसे निचला ग्राम न्यायालय। ठीक है। अब इनकी सेना तो भाई बहुत विशाल थी, मेगास्थनीज ने वर्णन भी किया भैया। मौर्य काल में साम्राज्य के विस्तार का जो प्रमुख कारण है उनकी सेना ही थी। पैदल सेना, घुड़सवार है, गज यानी हाथी की सेना, रथ सेना, नौसेना। यह सेनाएं किसी भी दिशा में राज्य की सुरक्षा करने में सक्षम थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में कि इसके पास जो है मौर्य सेना में 6 लाख पैदल सेना थी, 50,000 घुड़सवार सैनिक थे, 9,000 हाथी, 800 रथ सवार। मतलब देख लो 9,000 हाथी आज देश में नहीं होंगे। और कई बार कंट्रोवर्सी भी इसमें चलती कि 6 लाख सेना कैसे हो सकती है। आप देखेंगे अगर 1951 में ही भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी और 6 लाख सेना का मतलब समझे, मतलब अगर 30 करोड़ जनसंख्या होगी तो उसका 2% जाके हुआ 6 लाख पर, गॉड नोस। तो अभी आपको ये याद रखना है बस। अब ये समितियां हैं, देखें प्रथम समिति ये जल सेना की व्यवस्था देखती थी, 6 समिति बना रखी थी, याद रखना। दूसरी समिति यातायात व्यवस्था देखती थी। तीसरी पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। चौथी समिति अश्वरोहियों की सेना की देखरेख करती थी। 5वीं समिति गज सेना देखती थी और 6ठी समिति रथ सेना देखती थी। ठीक है। फिर गुप्तचर व्यवस्था की अगर बात करें तो संभवतः मौर्य काल में सर्वप्रथम गुप्तचरों को इतने बड़े स्तर पर रखा गया था। सबसे पहले इन्होंने ही रखा, जो गुप्तचर नहीं होते, एजेंट्स जो होते हैं आज के तौर पे। राज्य को आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए इसको रखा गया था। और इस काल में स्त्रियां भी ये कार्य करती थी, गुप्तचर का कार्य। और इस काल में आपको एक चीज़ और याद रखना, मौर्य काल में संस्था और संचरा 2 गुप्तचर संस्थाएं थी। पूछेगा ना गुप्तचर संस्थाएं कौन थी? एक संस्था और संचरा। ठीक है, मौर्य काल ही नहीं। फिर अब राजस्व प्रशासन पे चलते हैं। मौर्य में पण नामक मुद्रा चलती थी। अब मुद्रा पूछेगा मौर्य काल में कौन सी चलती थी? पण चलती थी। या ऐसे पूछ लेगा पण मुद्रा कहाँ चलती थी? तो मौर्य काल में। कर्मचारियों को जो वेतन है यही मुद्रा में दिया जाता था। मौर्य समाज में जो आय का मुख्य स्रोत क्या था भाई? कृषि था और उसी से कर लिया जाता था। मौर्य काल में दुर्ग यानी फोर्ट जो होते थे, राष्ट्र, सेतु, व्रज, सीता, प्रणय, हिरनी, कुछ गांव द्वारा इकट्ठा किए जाने वाले कर थे। तो ये टैक्सेस के नाम थे, दुर्ग, राष्ट्र, सेतु, वज्र, सीता, प्रणय, हिरनी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और कृषि योग्य भूमि पर कुल उत्पादन का कितना टैक्स लेते थे? 1/4 या 6ठा भाग भू राजस्व, है ना, 1/4 या 1/6 लेते थे, ये लोग याद रखिएगा। और कई क्षेत्रों में राज्य द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी और ऐसे क्षेत्रों से फसल का 1/3 भाग लेते थे ना। अगर सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराइए तो 1/3, नहीं तो 1/4 या 1/6 जो है एज अ टैक्स लेते थे। तो करों के प्रकार देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है। आप अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स कि प्रणय किस टाइप का टैक्स था भाई? संकट के समय जो लोगों से वसूला जाता था। मान लीजिए कोई बीमारी आ गई है तो उस समय, या अटैक हो गया किसी राजा पे, मतलब उसके साम्राज्य पे, तो उस समय जो टैक्स लेते थे वो क्या कहलाता था? प्रणय टैक्स। जैसे कोविड के टाइम यहाँ पे मान लो ऐसा है ना। विष्टि क्या होता था? बंधुआ मजदूरी को विष्टि कहते थे। उत्संग राजा को दिया गया उपहार होता था। बलि जो धार्मिक कर होती भाई। हिरण्य नगद में जो टैक्स देते थे हिरण्य कहलाता था। ठीक है। रज्जु भूमि माप के समय वसूल जो करा जाता था भाई। चोर रज्जू की बात करें, पहरेदार कर हो गया। विविध चारण करे ना, जो गाय वाय चरती थी उसका टैक्स। कौष्टक सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि पे कर। वर्तनी आयत कर। अतिवाहिका मार्गदर्शन कर और गुलमदेही सैनिक कर होता था। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखना है। प्रणय, विष्टि, उत्संग, धार्मिक कार्य के लिए बलि, हिरण, रज्जू, चोर रज्जू। ठीक है, महत्वपूर्ण है। आयात कर की बात करें
तो आयातित वस्तु की जो मूल्य है उसका 1/5 भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा। मूशिका कर प्लेग के दौरान जो लगता था ना, जो चूहों से प्लेग बीमारी होती है, उसके लिए लिया जाता था। अब राजस्व आय के नाम क्या थे? जैसे दुर्ग, ये नगरों से जो आय प्राप्त होती थी, नगर से, उसको बोलते थे। राष्ट्र, जनपदों से जो आय प्राप्त होती थी उसको राष्ट्र बोल देते थे ना, जो जनपद होते हैं। सेतु, फल फूल सब्जियों से जो आय प्राप्त होती थी। ब्रज, पशुपालन से प्राप्त आय को बोलते थे। सीता, राजकीय भूमि, जो सरकारी भूमि है उससे जो आय प्राप्त होती थी। उदक भाग सिंचाई कर है, और हिरण्य नगद राजस्व। याद करिए, इनमें से सवाल आपसे बन सकता है कि ना, दुर्ग, राष्ट्र, सेतु, वज्र, सीता, उदक भाग, हिरण्य, ये आपको पढ़ना ही पड़ेंगे। हिस्ट्री में इन सबसे बहुत सवाल बनते हैं। अब साम्राज्य के प्रशासन की अगर बात करें तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र होते थे भाई। एक तो पाटलिपुत्र था जो राजधानी थी, और 4 प्रांत थे, जैसे तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली, सुवर्णगिरी। और इन सभी का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण भी करें तो हमें पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, हर स्थान पर एक जैसे संदेश मिलते हैं, यानी काफ़ी बड़ा विशाल साम्राज्य था। ठीक है, तो अब सबसे पहले राजा की बात करें अगर, तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम राजा था इसका, 321 से 297 तक। कब? 321 से 297 तक। अब देखिए, मौर्य वंश की स्थापना इसी ने करी थी, कौटिल्य यानी चाणक्य की मदद से। अब इसके और सारे जो टाइटल हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्रक भी कहते थे, या पालीब्रोथस भी कहते थे, है ना, पालीब्रोथस या पाटलिपुत्रक। प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक था ये। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था, भारत का मुक्तिदाता भी इसको कहते थे, जिसको लिबरेटर ऑफ इंडिया कहते हैं ना। तो भारत का मुक्तिदाता, भारत का प्रथम सम्राट, ये सब इसको कहा जाता था। अब इसका जो जन्म है वो पाटलिपुत्र में ही हुआ था भाई। और चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को मकदूनियाई जो दास्ता है उससे मुक्त कराया था, नहीं, जो स्लेवरी थी उससे मुक्त कराया था, इसलिए उसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नायक और भारत का मुक्तिदाता इसीलिए कहते थे। जो दास्ता सिस्टम थी मकदूनियाई, उसको खत्म करा था इसने। और वहीं यूनानी विद्वानों की बात करें, ग्रीक्स की, तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंद्रोकोतस कहते थे। लोग क्या कहते थे? सेंद्रोकोतस कह के बुलाते थे। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। किसने? सेल्यूकस ने भेजा था मेगास्थनीज को, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का मुख्य निर्माता था, और उसने विशाल साम्राज्य का निर्माण भी किया, जिसमें बिहार है, नेपाल है, पश्चिमी उत्तर और भारत, ये सब आते थे। जैन ग्रंथों और परंपरा के अनुसार अगर देखें तो चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया, और वे भद्रबाहु के साथ श्रवणबेल गोला की पहाड़ियों में जाके सल्लेखना, यानी भूखे रह के धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त करा। तो देखिए अंततः क्या ही हासिल हुआ। आपने भले विशाल सम्राट बनाया हो, इतिहास में आप अमर हो, पर अंत में तो देखो उसने क्या करा। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने धीरे धीरे भूखे ही रह गए, इतना जब विशाल साम्राज्य होते हुए भी अपने आप को प्राण दे दी। तो जो अंत है वो तो यही है भाई, मृत्यु एक सत्य है। तो इसके बाद आता है बिंदुसार। तो बिंदुसार 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहता है चंद्रगुप्त के बाद। ठीक है, तो बिंदुसार इसका भाई पुत्र था एक तरह से। ठीक है, इसका जन्म हुआ तो इसके मस्तिष्क पर बिंदु था, इसलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ा। और बिंदुसार जो है सिजेरियन तकनीकी से जन्म लेने वाला पहला शासक था। तो इसके लिए पता है एक कहानी बिगड़ी जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो भोजन देते थे तो पहले चाणक्य उसको टेस्ट करते थे, है ना, कि पहले वो चखेंगे कि कोई राजा को कुछ दे तो नहीं रहा है ना। पर राजा को, और कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को भोजन में थोड़ा थोड़ा जहर डेली देते ही थे, कि ताकि उनकी आदत पड़ जाए और फिर कोई जहर उन पर असर ना करे। एक दिन उनकी चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ ने जिद करी कि पहले खाना वो खाएंगी, वो चखेंगी, पर उन्होंने लाख मना करा कि नहीं, आप ये नहीं खा सकती। फिर भी उन्होंने खाया। अब उनको मृत्यु हो गई। तो पेट में उनके थे बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनका पेट, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चाणक्य ने उनका पेट फाड़ के तलवार से उस बच्चे को निकाला। तो इसीलिए फिर बाद में माना जाता है बिंदुसार नहीं, चाणक्य की कुटिया उटिया जो है पूरी जला के चाणक्य को खत्म करने वाले बिंदुसार ही थे। और देखिए बिंदुसार को जो यूनानी लेखक हैं इसको अमित्रोचेतस बोला, जैसे चंद्रगुप्त को सेंद्रोकोतस बोला था, इसको अमित्रोचेतस बोला। ठीक है, याद रखना, इसमें दोनों में अंतर है। और महाभाष्य ने इसको अमित्रघात यानी शत्रु का हत्यारा भी बोला है। बिंदुसार ने 2 सागरों के बीच की भूमि यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर विजय प्राप्त की थी। और यूनानी स्रोत उसके पश्चिमी राजाओं के साथ कूटनीतिक संबंधों का भी उल्लेख करते हैं। स्ट्रैबो की बात करें अगर, स्ट्रैबो के अनुसार एंटियोकस, है ना, एंटियोकस जो कि सीरियाई राजा था, उसने दिमाचस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, एंटियोचस ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, सीरियन राजा जो था। इस प्रकार प्लीनी ने उल्लेख किया है कि मिस्र के राजा जो थे टैलमी द्वितीय फिलाडेल्फस,
इन्होंने डियोनियसिस को राजदूत के तौर पर भेजा था। तो पॉइंट आप ये नोट करिए क्या, एक तो एंटियोकोस जो एंटियोचस था उसने टाइमकस को भेजा था, और प्लीनी के हिसाब से अगर बात करें तो टैलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डियोनियसिस किसको डियोनियसिस को राजदूत बना के भेजा था। तो ये दो लोग आए थे और इसको अमित्रो क्या बोलते थे, चेतस बोलते थे या मित्रघात बोलते थे। ठीक है। दिव्यवादन में संभवतः उसके शासनकाल के दौरान उसके पुत्र अशोक का उल्लेख है। तो अशोक जो था वो बिंदुसार का ही पुत्र था। अशोक ने तक्षशिला में कुटिल मंत्रियों के विद्रोह पर काबू भी पा लिया था, और दिव्यवादन के अनुसार प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद बिंदुसार की ही थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब क्योंकि सम्राट अशोक, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, सम्राट अशोक इसने कैसे धर्म परिवर्तन करा, क्योंकि उसके शिलालेख और शिलालेख कहाँ पे क्या है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन से शिलालेख में क्या। अशोक से सवाल आने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो अशोकास पे हम लोग एक अलग से वीडियो कल करेंगे। तो इसको आप प्लीज़ अच्छे से एंशिएंट हिस्ट्री को ख़त्म कर लीजिए।